हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल। स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस बुक बेस्ड स्टडी प्रोग्राम में, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि विपिन चंद्रा जी के द्वारा लिखी गई किताब है, इसके एक एक अध्यायों के ऊपर जो कि उनकी इंडेक्स जो बनाया गया है, उस इंडेक्स के आधार पर जो क्रम से चैप्टर नंबर 1 से लेकर के हम आगे तक के सभी चैप्टर्स को 1 बाय 1 एमसीक्यू के माध्यम से आपको कवर अप करा रहे हैं। जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, उसको हम डिफरेंट कलर से कलर कर देते हैं, जिससे कि आपको ये परेशानी ना हो कि कौन सा चैप्टर पूरा हो चुका है टिल देन। हालांकि टाइटल से भी आपको पता चलता है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो इस किताब के अध्याय 2 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और अध्याय 2 का टाइटल है भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। और इसमें भी जो सब टाइटल्स हैं, उन सब टाइटल्स में से कई सब टाइटल्स कवर हो चुके हैं। लाइकवाइज यूरोप के पूर्वी व्यापार में नए दौर, इसको पढ़ा दिया है मैंने। इससे संबंधित जो एमसीक्यू बन सकते थे वो मैंने आपको उसके एमसीक्यू बना करके दिए हैं, समझा के दिए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार क्या है, इसको भी मैंने डिस्कशन किया था, बताया था आपको। इसके अलावा अगर हम देखें तो दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, इन पर बनने वाले जो एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट सेशन में आपने बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था पर आधारित जो प्रश्न था उसके ऊपर डिस्कशन किया था। आज के इस टॉपिक में हम वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के युद्ध, इनके जो परिणाम है इनके द्वारा, और साथ ही साथ लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेजों का जो प्रसार है इस पर बनने वाले जो प्रश्न हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में जो प्रसार है इस पर बनने वाले जो प्रश्न हैं, और साथ ही साथ ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का जो काम हुआ है इस पर जो बनने वाले प्रश्न हैं उसके ऊपर डिस्कशन रखा जाएगा, और उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो चर्चा में रहेंगे। प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करने से पहले ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी की ये शानदार किताब, जो कि स्टडी आईक्यू की तरफ से पब्लिश की गई है, जिसमें तमाम सारे फैकल्टीज़ का अनुभव और उनका निचोड़ रखा गया है, उनके अनुभवों का निचोड़ रखा गया है, और जो एनसीईआरटी और जो दूसरी डिफरेंट बुक्स जो यूपीएससी सीएससी के स्टूडेंट्स या फिर स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उन सभी किताबों को ध्यान में रखते हुए अपकमिंग जो पैटर्न रहते हैं यूपीएससी और दूसरे स्टेट पीएससीज के, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए इस किताब को बनाया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और आप इसे परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन की वेबसाइट पे जाकर, या फिर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर सीधा क्लिक करेंगे और आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आगामी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक और बुक इंट्रोड्यूस हुई है, और वो बुक है डॉक्टर गौरव गर्ग जी के द्वारा ये आपको मिलेगी ये किताब, और इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस को कवर किया गया है। पर्सन इन न्यूज़, नेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अवार्ड्स एंड स्कीम्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, उसके 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1000 प्लस 1000 से भी अधिक जो अत्यधिक आवश्यक प्रश्नोत्तरी है, वो उसकी पूरी की पूरी समावेशन है इसमें। इसको आगामी जो परीक्षाएं लगातार लगी हुई हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यूपीएससी के लिए देख सकते हैं, स्टेट पीएससीज में कई सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम लगे हैं, जैसे यूपी के, एमपी के, और डिफरेंट स्टेट्स के लगे हैं। और साथ ही साथ ये बैंक, एसएससी और बैंक के एस्पिरेंट्स के लिए भी ये किताब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट कवर्स बैंक, एसएससी, स्टेट पीएससीज, यूपीएससी एंड अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स ऑल्सो। सो आप इसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से परचेज कर सकते हो। नाउ इट्स अ टर्न टू डिस्कस अबाउट द एमसीक्यूज, जो कि आज के जो टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड हैं। इन पर चर्चा करने से पहले, यानी कि आज के एमसीक्यू में चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले पिछली जो श्रृंखला थी उसमें एक प्रश्न था जो विद्यार्थियों ने जो है कोट भी किया था कमेंट सेक्शन में। उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी मुझसे, उस मिस्टेक को आज हम यहाँ पहले सुधारते हैं और फिर उसके बाद आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो वो क्वेश्चन क्या था जिसमें डिस्कशन में कुछ परेशानी हो गई थी? क्वेश्चन में एक्चुअली उसमें जो टाइटल ये क्वेश्चन का लिखा था, इस टाइटल को लिखने में या टाइप करने में गलती हो गई, और उसकी वजह से जो एक्सप्लेनेशन है वो ठीक था, लेकिन एक्सप्लेनेशन के एंड में कुछ प्रॉब्लम थी, उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। और जिन भी विद्यार्थियों ने इसको कोट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भूल को सुधारना हमारी प्राथमिकता है।
तो देखिए यहां पर लिखा है, प्लासी के युद्ध से पूर्व बंगाल की गद्दी को लेकर नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध दरबार में किन किन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ऐसा कुछ प्रश्न वहां पर बन गया था। लेकिन प्रश्न यह होना चाहिए था कि प्लासी के युद्ध से पूर्व बंगाल की गद्दी को लेकर नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध दरबार के किन लोगों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। और इस परिणित में अगर इसका आंसर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरी ख्याल से बच्चों की जो समस्या थी उसको मैंने यहां पर हल किया है। आप यहां पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। मीर जाफर, मानिक चंद, अमी चंद और जगत सेठ, ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। और ये जो लोग हैं इन्होंने सेना में डट करके नवाब सिराजुद्दौला का साथ दिया था। तो ये सिराजुद्दौला के साथ थे। एक्सप्लेनेशन भी शायद अब क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और ये प्रश्न है, आपके राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने, अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए वेलेजली ने किन 3 उपायों का सहारा लिया। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले, इसके उत्तर को जानने से पहले मैं आपको छोटी सी बात यहां पर बताना चाहता हूं जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है। लॉर्ड वेलेजली की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड वेलेजली जिन परिस्थितियों में भारत आए थे वो परिस्थिति इंटरनेशनली अगर देखेंगे, यूरोपियन स्थिति को अगर देखेंगे तो वहां पर फ्रांसीसियों के साथ और रूसियों के साथ इनकी आनाबनी चल रही थी। और ऐसी परिस्थिति में इनको भारत के ऊपर जो व्यापार है उसको कंट्रोल करने का पूरा मौका भी मिला था। वेलेजली से पहले जो गवर्नर्स आए उन्होंने ये नीतियां अपनाई थी कि कैसे भी करके भारतीयों के एक एक राज्यों पर अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित किया जाए। लेकिन इस क्रम में उन्होंने ये ध्यान रखने का प्रयास किया कि किसी भी राजा से या किसी भी बड़े शासक से सीधे टकराने से बचा जाए, जिससे कि हमारा जो आर्थिक नुकसान है वो ना हो। जबकि वेलेजली जब आते हैं तो उनका सीधा प्रयास ये होता है कि जितने भी भारतीय राज्य हैं उनमें से जितने अधिक से अधिक भारतीय राज्य अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर लाए जा सकें, यानी कि ब्रिटिश पावर के अंदर लाए जा सकें, वो उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए ये आते ही इन्होंने भारत में 3 प्रकार की अपनी जो नीतियां हैं उसको लागू करना शुरू किया, जिसमें ये सहायक संधि सबसे ज़्यादा फेमस इनकी रही है, जिसके अंतर्गत कई सारे राज्यों को इन्होंने अपने कब्जे में करा, जिसमें हैदराबाद भी है। मराठे जो 5 शाखाओं में बटे हुए थे, जिसमें गायकवाड़ भी इत्यादि वगैरह भी थे, होलकर भी थे, मराठा जो पेशवा वगैरह हैं वो भी इसमें शामिल थे। तो इनके जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनमें फूट डाल करके मराठाओं को भी इस संधि में मिला लिया था। इसके अलावा अवध के प्रांत थे उनको भी मिलाया, मैसूर या फिर दूसरे जो सूरत वगैरह इत्यादि के जो प्रांत थे उनको भी धीरे धीरे करके इसने मिला लिया था। इन सब चीज़ों के पीछे उद्देश्य ये होता था कि अंदर ही अंदर जो भारतीय प्रशासक हैं उनके राज्यों को इस तरह खोखला कर दिया जाए कि जब कभी ये विद्रोह करने की स्थिति में आए तो इनके पास अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक न रहे। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी उसको आरोपित करने के लिए कई सारे राजाओं के साथ इन्हें कई बार युद्ध करने पड़े। और ये जो पूरा का पूरा लॉर्ड वेलेजली का जो टेन्योर था ये वॉर्स में ही निकल गया। इसके अंततः परिणाम ये निकले कि लगातार जब कोई भी कंपनी इस तरीके के युद्धों में संलग्न रहने लगी तो भले ही यहाँ के शासकों के ऊपर उसको अपना प्रसार करने में या भारतीयों पर कंपनी का प्रसार करने में सफलता ऑलमोस्ट हासिल हो गई हो, लेकिन लगातार युद्ध में लगे रहने की वजह से परिस्थितियां इस प्रकार से बिगड़ी कि इंटरनेशनली जो मार्केट शेयर्स थे वो कंपनी के गिरने लगे और कंपनी को आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। परिणामतः आनंद फानंद में डिसीजन लिया जाने लगा कि लॉर्ड वेलेजली को वापस बुलाया जाए। लॉर्ड वेलेजली यहाँ से वापस चले जाते हैं और उसके बाद आगे का जो कार्यकाल है वो दूसरे गवर्नर्स को दे दिया जाता है, जिनकी निगरानी में ये जो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार है वो सब दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत और पश्चिमोत्तर भारत तक फैलाया जाना शुरू कर दिया जाता है, जिसमें कि सिंध और उसके आसपास के जो रीजन्स हैं वो भी कवर किए जाते हैं। अब सिंध और उसके आसपास के रीजन कवर करने का एक और भी रीज़न है, क्योंकि अंग्रेज़ों की रशियंस के साथ में काफ़ी ज़्यादा झड़प होने लगी थी और रशियंस जो है वो नॉर्थ वेस्ट से, पश्चिम उत्तर भारत से भारत में आकर के इनको चुनौती दे सकते थे, इसलिए उस व्यापारिक मार्ग पर भी अंग्रेज कब्जा करना चाहते थे। तो इन्हीं सब जो स्टोरी को मैंने अभी आपको सुनाया, इन्हीं स्टोरीज के आधार पर
मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है आपको पढ़ाने के स्टाइल में। पैटर्न ये चेंज किया है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं उन क्वेश्चन से रिलेटेड एक समरी मैं पहले आपको दे दूं कि आज किस चैप्टर में किस तरीके की समरी, आपको एक पहले से अंदाजा रहे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और किससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो आपको एक समरी मैंने दी और उस समरी से रिलेटेड अब ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें इसका उत्तर मैंने आपको जब समरी दी थी तो उसकी शुरुआत में ही बताया। अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए वेलेज़ली किन 3 उपायों का सहारा लेता है, और वो 3 उपाय यहां पर हैं: सहायक संधि, खुला युद्ध और शासकों का राज्य हड़प करना। जब आप किसी से सहायक संधि करेंगे तो हो सकता है कि आपने पहले युद्ध इस तरीके के आरोपित किए हों। संधि तो तभी होती है जब आपसे कोई हारा हो, और हारने के लिए यहां पर युद्ध होते ही थे, इसलिए वो ओपन वॉर क्रिएट कर देता था, खुला युद्ध क्रिएट करता था, और अंत में मैंने ही बताया इससे कंपनी को काफी नुकसान होने ही वाला था। तो ये तीनों ही चीजें जो हैं इसके संदर्भ में बिल्कुल सही हैं। सहायक संधि, खुला युद्ध और शासकों का राज्य हड़प करना, ये इसकी नीतियों के प्रमुख अंग थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था सहायक संधि। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके सारे आंसर सही हैं, लेकिन बावजूद इसकी जो सहायक संधियां हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं। और इसमें से जो लास्ट वाला लिखा है शासकों का राज्य हड़प करना, ये राज्य हड़प की नीति इनके बाद आने वाले कुछ रूलर्स जो हैं उनके द्वारा आरोपित की जाएगी। बेसिकली लॉर्ड डलहौजी का ये नीति जो है, जैसे इनका ये नीति बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, वैसे ही लॉर्ड डलहौजी का ये वाला नीति फेमस रहेगा। तो वो लॉर्ड डलहौजी के समय में पढ़ेंगे अगले सेशन में। अगला प्रश्न है कथन और कारण से रिलेटेड। कथन दिया गया है, लॉर्ड वेलेज़ली भारतीय शासकों को कंपनी के अधीन बनाना चाहते थे। उसने भारतीय सैन्य प्रणाली को कमजोर करने के उद्देश्य से सहायक संधि भारतीय राजाओं पर आरोपित की थी। पहले तो कथन देखते हैं कि सही है या नहीं। अगर कथन सही है तो क्या उसका कारण ये माना जाएगा या नहीं, इसके ऊपर भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो कथन क्या है, लॉर्ड वेलेज़ली जो है वो भारतीय शासकों को कंपनी के अधीन बनाना चाहते थे। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। शुरुआत में ये आया ही इसी उद्देश्य से था कि ज्यादा से ज्यादा जो भारतीय प्रसार है उसको किया जा सके, यानी कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन जितना जल्दी और जितना अधिक हो सके वो करने का काम लॉर्ड वेलेज़ली ने किया है। अब इसके लिए कारण क्या दिया गया है, उसने भारतीय सैन्य प्रणाली को कमजोर करने के उद्देश्य से सहायक संधि भारतीय राजाओं पर आरोपित करी। हालांकि भारतीय राजाओं के ऊपर सहायक संधि आरोपित करने का कई सारे कारण थे, लेकिन उनमें में से एक कारण जो यहां लिखा है ये स्पष्टतः सही है, क्योंकि यदि अगर आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर सहायक संधि आरोपित कर रहे हैं और कंपनी के अधीन बनाना चाह रहे हैं उसको, मतलब अगर आपका उद्देश्य यह है कि इंडियन रूलर्स जो हैं वो कंपनी के अंडर में आ जाएं, यानी कंपनी के कंट्रोल में आ जाएं, देन डेफिनेटली ऐसा कौन राजा करने देना चाहेगा बिना किसी प्रॉफिट के। तो या तो आप इन्हें कोई प्रॉफिट देंगे या फिर आप इनसे वॉर देंगे। तो अंग्रेज प्रॉफिट तो भारतीयों को दे नहीं सकते थे, तो आसानी से कोई राजा अपने आप अपनी जो सत्ता है वो किसी के हाथ क्यों देगी या किसी के अधीन क्यों होगी। इसके लिए युद्ध करने पड़ेंगे, और अगर भारतीयों से ये युद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से इनको कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ेगा। अगर उस हार से बचना है तो आपको भारतीय राज्यों के शासकों के पास जो सेनाएं हैं उसे कमजोर करना पड़ेगा। तो ये एक उद्देश्य था इसका, जो इसमें लिखा गया है कि जो सैन्य प्रणाली है उसे क्या कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए। अब सैन्य प्रणाली को कमजोर कैसे किया जाए, उसके लिए उसकी दूसरी पॉलिसीज, यानी इन्हीं की पॉलिसी के अंदर दूसरे रूल्स भी थे। जैसे कि जो राजा, जैसे कि अवध का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं आपके सामने। अवध के जो नवाब थे उनके सामने जब ये पॉलिसी रखी गई तो इन्होंने कहा आसानी से कि हम तो आपकी बात पहले ही मानते हैं, वो तो ब्रिटिशर्स के सहारे ही चल रहे थे, क्योंकि पहले ही कंट्रोल कर लिया था अंग्रेजों ने इनके ऊपर। तब आपको हमारे ऊपर आरोपित करने की क्या जरूरत है, आप तो जब चाहोगे हम आपकी सहायता करेंगे ही। उसके बावजूद भी वेलेज़ली ने कहा कि नहीं, ये आरोप को करना ही पड़ेगा। और इसमें क्या नियम होता था कि जैसे कोई भी राजा, जैसे अवध के राजा हैं, इनसे कहा गया कि आपकी जो सेना है उसे कोई एक्शन लेने की किसी भी काम में जरूरत नहीं है। एक्चुअली आपको अपने यहाँ, अपने शासन के अंदर ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ेगी, ये कहा गया है। यहाँ पर ये कहा गया कि आप यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी रखेंगे, और इस ब्रिटिश आर्मी को रखने के साथ साथ इसको मेंटेनेंस का जो खर्चा है, इसके मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो खर्चा भी भारतीय राजस्व से लिया जाएगा। कौन सा राजस्व से? भारतीय राजस्व से लिया जाएगा।
भारतीय राजस्व का मतलब जिस शासक ने इसको अडॉप्ट किया है या एक्सेप्ट किया है इस संधि को, उससे लिया जाएगा ये खर्चा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इससे इनका क्या लाभ है। इससे लाभ इनका ये है कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर ऐसा आप करोगे तो आप पर अगर ये अवध पे कोई हमला करेगा तो आपको अपनी सेना भेजने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी सेना पे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और फिर आपको आपकी सेना पे बिलीव भी कहाँ है। हमारी सेना तो डेफिनेटली आप जान ही रहे हैं कि स्ट्रांग है और अपडेटेड है नए वेपन्स के साथ में, और हम आपको कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम आपके दुश्मनों को भी आपसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर एक सुरक्षा का मामला था, यहाँ पर एक सुरक्षा का मामला था कि आप अगर हमारी सेना को रखेंगे तो आपके ऊपर किसी ने हमला किया तो मतलब हम पे हमला कर दिया है, सो हमारी सेना आपकी तरफ से लड़ेगी, आपको युद्ध में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। और अगर ऐसा हो जाएगा तो इनके पास जो सेना होगी वो किसकी होगी, वो ब्रिटिश आर्मी की होगी, इनकी खुद की सेना नहीं रहेगी। अब यदि अगर आगे चल करके ये सुरक्षा के नाम पर अपने वचन को भूल जाएं, तब ये राजा क्या करेगा, तब ये राजा विद्रोह करेगा। लेकिन विद्रोह करने के लिए इनके अपने पास में सैनिक नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर इनकी सैन्य व्यवस्था कमजोर हो चुकी होगी। यही एक्सप्लेनेशन है इस पॉइंट का कि वो सैन्य प्रणाली को कमजोर करने के उद्देश्य से ऐसा करते थे। हालांकि ये बताते थे कि हम सहायता कर रहे हैं आपकी, तो सहायता करने के नाम पे सेना को खोखला करने का काम होता था यहाँ पर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ओनली, कि इसमें ए और आर दोनों कथन सत्य हैं और आर में जो व्याख्या दी गई है वो ए का सही कारण बता रही है। तो ए आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी असत्य है, कौन सी गलत है। भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि यह पॉइंट था सही। दूसरा, इस संधि के अनुसार अंग्रेज सहयोगी राज्य के अंदरूनी मामलों में दखल दे सकते थे। देखिए, एक तो मैंने बताया कि आप सेना रखेंगे, सेना रखी जाएगी किसके पास, भारतीयों के पास। भारतीय जो शासक हैं वो सेना रखेंगे, और भारतीय शासक सेना कौन सी रखेंगे, अंग्रेजी सेना रखेंगे, मतलब अंग्रेजों वाली सेना रखेंगे, अंग्रेजों की सेना, और इसका खर्चा भी यही उठाएंगे। इसके बदले में ये क्या दे रहे हैं, इसके बदले में दे रहे हैं सुरक्षा, और साथ ही साथ एक वादा भी कर रहे हैं कि हम आपके इंटरनल अफेयर्स में, अंदरूनी मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है ना कि इस संधि के अनुसार अंग्रेज सहयोगी राज्य के, अंग्रेज जो है वो सहयोगी राज्य के अंदरूनी मामलों में दखल दे सकते थे, तो संधि की शर्तों के अनुसार वे दखल नहीं दे सकते थे। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन लिखा है वो गलत है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि भले ही ये शर्त थी, लेकिन वो इस शर्त को कभी मानते नहीं थे। वो दखलंदाजी करते थे, लेकिन शर्त ये रखते थे कि हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना। ऑफिशियली बात हो रही है यहाँ पर, अनऑफिशियली बात नहीं हो रही है। ट्रीटी के अकॉर्डिंग तो यही था कि हम आपके इंटरनल अफेयर्स में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट ऐसा शायद ही कभी होता था कि वो इंटरफेयर ना करते हो, हमेशा करते थे। इनफैक्ट राजा जो है वो किससे संधि कर रहा है, राजा किस विदेशी को अपने दरबार में रख रहा है, ठीक है, राजा का राजस्व नीति क्या है, ये सब जितने भी इंटरनल मामले थे इन सब में दखलंदाजी करते थे। इनफैक्ट इस संधि में एक पार्ट ये भी कहा गया था कि राजा जो है अपनी मर्जी से किसी से कोई संधि नहीं करेगा, राजा जो है किसी भी यूरोपीय को अपने दरबार में नहीं रखेगा जब तक कि अंग्रेजों से इसकी परमिशन न मिल जाए। इसके अलावा अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट भी रखे जाएगा जो उस पर्टिकुलर शासक को परमिट करेगा किसी भी काम को करने के लिए, और साथ ही साथ जो राजस्व है उसकी पूरी की पूरी देखभाल करने का काम उसी रेजिमेंट के थ्रू करवाया जाता था। तो इस तरीके से उसके इंटरनल अफेयर्स में पूरा कह सकते हैं इंटरफेयर करते थे। ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2 प्रैक्टिकली तो सही है, वहां पर प्रैक्टिकली तो वो काम किया जाता था, लेकिन संधि की शर्तों के अनुसार वो गलत है। इसलिए केवल कथन 1 सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगला है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के राज्यों पर क्या दुष्परिणाम हुए। अर्थात लॉर्ड वेलेस्ली ने ये जो सहायक संधि रखी इसके क्या दुष्परिणाम निकले हैं, इनके किस प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पहला लिखा है, संधि पर हस्ताक्षर करके भारतीय राज्य अपनी स्वाधीनता लगभग वहां ही बैठते थे। बिल्कुल सही बात है, मैंने इसके एक्सप्लेनेशन बहुत सारे अभी आपको दिए, इसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, स्टेटमेंट उन्हीं में से निकल करके आया है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, इस संधि से सुरक्षा प्राप्त राज्य
अंदर ही अंदर खोखला होने लगे थे। डेफिनेटली आपने सुरक्षा की जब बात करी है तो आपकी आंतरिक सुरक्षा तो पूरी पूरी खोखली हो गई। आप किसी विदेशी से आप संबंध नहीं रख सकते हैं, आपकी राजस्व व्यवस्था के ऊपर पूरी निगरानी रखी जाएगी, आप दूसरे देश के साथ सहायक संधि भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप कर क्या सकते हैं? केवल राजा बने रह सकते हैं। तो ये भी बात सत्य है। इस संधि से राज्यों की सुरक्षा पर होने वाला खर्च से भारतीय शासक बच गए। इसमें स्टेटमेंट लिखा गया है कि जो भारतीय शासक हैं, जो भी ये इंडियन रूलर्स हैं, जिन्होंने इस संधि को एक्सेप्ट किया है, जिन्होंने इस संधि को माना है, क्या उस संधि को मानने वाले राजा का अपने राज्य की सुरक्षा पर होने वाला खर्च से वो बच गए? ऐसा तो नहीं था, क्योंकि जो नई सेना आई, यानी कि ब्रिटिश सेना जो आई, इस ब्रिटिश सेना का जो खर्चा था वो भारतीय राजस्व से ही निकलता था, ये भारतीय राजस्व से ही आता था। तो इसका मतलब वे अपने खर्चे से तो नहीं बच पाए, लेकिन ऐसा प्रिटेंड किया जाता था कि देखो आपका तो उस पर कोई खर्चा नहीं हो रहा है। ऐसा वाला बात नहीं था। वहां पर उनको जो ब्रिटिशर्स की सेना होती थी, वो ब्रिटिशर्स की सेना का रखरखाव पूरी तरीके से उसी राजा के राजस्व से किया जाता था। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो केवल कथन 1 और 2 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई खास कठिनाई नहीं हुई होगी। नाउ ये बारी है इस सहायक संधि के संबंध में आपको मिलान करना है। एक तरफ ये वो राज्य हैं जिन्होंने सहायक संधि को एक्सेप्ट किया है, संधि मानने वाले राज्य हैं ये, और ये वर्ष है कि उन्होंने कब इस संधि को एक्सेप्ट किया है, इसका मिलान करना है। सबसे पहले बात आ रही है हैदराबाद की। देखिए, हैदराबाद ने इस संधि को एक्सेप्ट कर लिया था 1798 में ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का, यानी कि पॉइंट ए में हैदराबाद जो लिखा है उसका मैचिंग 4 से हो जाएगा। अब ए का 4, हियर इज ओनली एंड ओनली ऑप्शन जिसमें ए का 4 दिया है, बाकी ए का 4 कहीं और दिया ही नहीं है। सो ये अल्टीमेटली आपको पहले ही पता चल गया कि ये करेक्ट आंसर है इसका। लेकिन जरा दूसरा देखिए, एलिमिनेशन मेथड से अगर हम देखेंगे तो आंसर यहीं पे ही आ गया, खत्म हो गया है क्वेश्चन। बट अगर हम अवध की बात करते हैं तो अवध जो है वो 1801 में, बिल्कुल सही बात है, 1801 में इसको कैप्चर किया गया। मराठा और पेशवा की अगर हम बात करेंगे तो ये 1802 में ही इनको जो है ये संधि एक्सेप्ट करनी पड़ी, और होलकर मराठा जो थे उन्हें 1805 में ये संधि स्वीकार करनी पड़ी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। जस्ट एक सिंपल स्टैटिक पॉइंट था जिसकी मैचिंग आपको करनी थी, और इसकी मैचिंग आपने कर ही ली। इन मराठा राज्य के जो अलग अलग लोग हैं, इनके जो ब्रांचेस थी, उनका बड़े भारतीय राज्य पर कब्जा हुआ करता था, और उसको जीतने के लिए इनको सबको आपस में पहले तोड़ा और फिर संधि करने के लिए मजबूर किया है, और अलग अलग वर्षों में इनको संधि एक्सेप्ट करनी पड़ी है। अगला प्रश्न है हमारे पास में, ब्रिटिश राजनेताओं और कंपनी के डायरेक्टरों ने वेलेजली को भारत से वापस क्यों बुला लिया? क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजनेताओं और कंपनी के डायरेक्टरों ने, कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने, और जो ब्रिटिश राजनेता यानी कि ब्रिटेन में जो थे, उन्होंने क्यों वेलेजली को भारत से वापस बुलाया? पहला बात है यहां पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स को वेलेजली के युद्ध के जरिए प्रसार की नीति महंगी पड़ रही थी। मैंने शुरुआत में ही आपको जब सारांश बताया था तो मैंने बताया कि कोई भी कंट्री जब वॉर जोन में होती है तो उस पर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। अभी आपने देखा हाल ही में इंटरनेशनल वॉर हुए, और आपने देखा कि सभी दोनों के ही जो शेयर्स हैं, दोनों कंट्रीज के जो शेयर्स हैं वो गिर गए थे। किसी भी कंट्री में अगर भारत आज के देश में किसी से लड़ाई करता है या भारत के ऊपर कोई हमला कर देता है और प्रत्युत्तर में भारतीय हमले होते हैं, तो इन दोनों कंडीशंस में कहीं ना कहीं शेयर्स जो हैं यहाँ के गिरने शुरू हो जाएंगे, यहाँ की जो भी कंपनीज हैं उसके। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, और ये लॉस जो है काफ़ी दिन तक नहीं उठाया जा सकता था। ऑप्शन नंबर ए इस कंडीशन में बिल्कुल सही है, और ऐसा काम क्योंकि वेलेजली कर रहे थे तो वेलेजली को वापस बुलाना ही पड़ा, क्योंकि वो अपनी नीतियों में परिवर्तन ही नहीं कर रहे थे।
कंपनी का कर्ज 1797 में 150 लाख पाउंड से बढ़कर 1806 में 3 लाख पाउंड हो गया। क्या ये कथन सत्य है? तो इसके ऊपर देखा जाए तो 150 लाख पाउंड की बात नहीं है, यहां पर बात थी 170 लाख पाउंड की। ठीक है, 170 लाख पाउंड का कर्ज जो है वो कंपनी के ऊपर 1797 में हो गया था और 1806 आते आते तक इसका जो कर्जा है वो 310 लाख पाउंड तक हो गया। तो खर्चा बढ़ा है, ये स्टेटमेंट तो सही है, पर खर्चे का जो अमाउंट यहां पर शो किया जा रहा है वो सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहां तो गलत हो जाएगा। भारत में ब्रिटेन की उपलब्धियों को वेलेजली सुरक्षित और मजबूत बना पाने में असफल रहा, तो वापस क्यों बुला लिया गया? ये पहला वाला स्टेटमेंट तो सही आपको दिख ही रहा है ना। दूसरा, भारत में ब्रिटेन की उपलब्धियों को वेलेजली सुरक्षित और मजबूत बना पाने में असफल रहा, ऐसा कोई बात नहीं था कि वेलेजली वहां सक्सेस नहीं था इसलिए वापस बुला लिया जाए, ऐसा रीजन नहीं था। मेन रीजन यही था, मेन जो रीजन है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में ही लिखा है और जो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है ये है। सेकंड स्टेटमेंट में करेक्ट डेटा जो मैंने किया है उसके साथ ये दो बड़े रीजन थे जिसकी वजह से इसको वापस बुलाया गया था। ऐसा नहीं था कि उसकी जो उपलब्धियां हैं वो सही नहीं थी। वेलेजली अपनी प्रसार की नीति में पूर्णतः असफल रहा, नहीं असफल नहीं रहा, ऑलमोस्ट वो तो सक्सेसफुल था। तो बहुत बड़े प्रांत जीत करके ब्रिटिश कंपनी को दिए थे और अब आगे उसी से राजस्व निकलने वाला था। लेकिन अगर ऐसा ही करते रहते तो शेयर्स बहुत ही ज्यादा गिर सकते थे और भी ज्यादा कर्जे में कंपनी बिल्कुल समाप्ति हो जाती, तो इसलिए वापस बुला लिया गया। यहां पर आप देखेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, और ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, तो आंसर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन में आप देखोगे अगर करेक्ट डेटा के साथ तो ये दो रीजन सही होंगे। करेक्ट डेटा अगर कर लिया जाए तो ये दोनों अगर ऐड किए जाए तो पहला और दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वो थे 1832 की संधि द्वारा सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया था। कारण इसमें पूछा गया है, यूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों की शत्रुता बढ़ रही थी और अंग्रेजों को भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि 1882 की संधि द्वारा सिंध की जो सड़कें हैं या सिंध प्रांत की जो सड़कें हैं और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया। देखिए अब यहां पर अगर हम सिंध पर विजय की बात करते हैं, सिंध पर विजय की जो अंग्रेजों की जो बात है अगर उसको हम ध्यान में रखेंगे तो जो ब्रिटिशर्स हैं ये सिंध पर विजय करना चाहते थे। उसका रीजन क्या है, वो सिंध पर क्यों विजय करना चाहते थे? उसका रीजन ये है कि उनके अंदर इस बात का भय था जो यहां पर लिखा है कि यूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों की शत्रुता बढ़ रही थी। यानी कि ऐसे जो एक्चुअली ये वाला जो समय है ना 1832 तक ब्रिटिशर्स ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े रीजन पे, बहुत बड़े क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था और इस कब्जे को करने की वजह से अब उन्हें भय था कि रशियन पावर जो बढ़ रही है कहीं वो हमें यहां पर मात ना दे दे, क्योंकि रशियन पावर ने यूरोप में जो है उथल पुथल करना शुरू कर दिया था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन जगहों पर अपना ये संधि आरोपित करी और इस संधि के आरोपण से सिंध की सड़कों और नदियों पर व्यापार का जो मार्ग था वो अपने लिए खोल दिया, दूसरों को उसके ऊपर आने का हक नहीं था। तो उसके पीछे जो कारण यहां दिया गया है, इस कथन से संबंधित जो यहां पर कारण दिया गया है, ये कारण बिल्कुल पर्याप्त है, जिसमें लिखा है कि यूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों की शत्रुता बढ़ रही थी और अंग्रेजों को भय था कि अफगानिस्तान और फारस के रास्ते रूसी जो है वो भारत पे हमला कर सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि ए और आर दोनों सही स्टेटमेंट लिखे हैं और आर जो है इसका सही रीजन है, सही व्याख्या है जिसमें सत्यता बताई गई। तमाम सारे बच्चों के मन में जब क्वेश्चंस या क्वेरीज आती हैं तो वे हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते हैं या फिर वो हमारे इन पर्सनली कह सकते हैं कि जो सोशल आईडीज़ हैं इस पर भी कांटेक्ट करके हमसे प्रश्न पूछ लेते हैं। आपके मन में भी शंका है तो आप पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के साथ अपने एसडीएम बनने का सपना ज़रूर पूरा करिएगा। इसके लिए कंटिन्यूअसली फॉलो करिए हमें स्टडी आईक्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल को। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।